इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लोहे के धातु कर्म के बारे में और साथ ही साथ धातु कर्म के समय आवश्यक रासायनिक अभिक्रियाओं को भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे संक्षारण के बारे में, धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है, इन विधियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अंतिम में मिश्र धातु के बारे में। इस वीडियो में आपको ये तीनों प्रकार की बातें जो है देखने को मिलेगी। तो आइए सर्वप्रथम चालू करते हैं लोहे का धातु कर्म। तो आप सभी ने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा किस प्रकार से अयस्क का सांद्रण किया जाता है। उसी प्रकार लोहे के जो अयस्क होते हैं, कौन कौन से हैं लोहे के अयस्क? तो लोहे के अयस्क हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पायराइट। ये जो है लोहे के मुख्य अयस्क हैं। परंतु हम लोग हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का अधिकतर लोहा बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो क्या किया जाता है? सबसे पहले इन अयस्कों को महीन बारीक कूट करके पीस लिया जाता है क्रशर मशीन के द्वारा। उसके बाद गुरुत्वीय पृथक्करण विधि हमने पढ़ा है। उस गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा उसको क्या किया जाता है? अलग कर लिया जाता है, सांद्रण कर लिया जाता है। उसके बाद उसके बाद आखिरी में उसको, और भी उसमें अशुद्धि होती है ना, उस अशुद्धि को दूर करने के लिए किसी भी पदार्थ को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। उसे भर्जन कहा जाता है। अब भर्जित अयस्क को आप देख पा रहे होंगे। भर्जित अयस्क, चूना पत्थर और कोक, तीनों को जो है वात्य भट्ठी में डाल दिया जाता है। तीनों को वात्य भट्ठी में डालने पर आप देखेंगे पहले उनको 400 डिग्री से 900 डिग्री तक गर्म किया जाता है। उसके बाद 900 डिग्री से 1200 डिग्री तक गर्म किया जाता है और ताप बढ़ते-बढ़ते 1200 से 1600 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी होती है। उसके बाद जो व्यर्थ गैस होते हैं उनके लिए निकलने के लिए एक अलग स्थान बना हुआ है। ऊपर में आप देख सकते हैं कई प्रकार के जो है व्यर्थ गैसें हैं जो आवश्यक नहीं होती इस प्रक्रिया में, उसको बाहर निकाला जाता है। ये जो पूरी जो वात्य भट्ठी बनी होती है वो अग्निशाह ईंट से बनी होती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को रोक सके, बाहर ना आने दे, ऐसा जो है इसमें व्यवस्था होती है। यहाँ गर्म हवा, जो गर्म वायु है ऑक्सीजन युक्त, वो अंदर जाने के लिए व्यवस्था बनी होती है। आपने देखा होगा क्योंकि जो गर्म हवा होती है ऑक्सीजन युक्त, वो जलने में सहायक होती है। फिर नीचे आपको दिखाई दे रही होगी धातुमल निकलने के लिए स्थान बना हुआ है। उसी प्रकार से पिघला लोहा, तो पिघली हुई अवस्था में लोहा जो है भारी होती है और जो अशुद्धि है हल्की, वो जो है लोहे के ऊपर तैरती रहती है। धातुमल को जो है अलग कर लिया जाता है, जो अशुद्धियां होती है उसे ही धातुमल कहा जाता है। उसे लोहे से अलग कर लिया जाता है और पिघला लोहा को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद उन पिघला लोहा को अलग अलग खानों में, जहां लोहा बनाने का अलग अलग सांचा होता है, उसमें भर दिया जाता है। अब आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। कौन से रासायनिक अभिक्रिया महत्वपूर्ण होते हैं लोहे के धातु कर्म के समय? देखिए, सांद्रण के पश्चात, तो अयस्क का सांद्रण कर लिए और उसके बाद अयस्क के सांद्रण के पश्चात जो उसमें अशुद्धि होती है आर्सेनिक, उसे भर्जन किया जाता है ना? तो भर्जन करते हैं तो आर्सेनिक ऑक्साइड बना करके अलग हो जाता है। उसी प्रकार अशुद्धि होता है सल्फर, और ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया होता है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बना करके अलग हो जाता है। इसे इस प्रकार से हम संतुलित कर सकते हैं। यहाँ 2 लिख करके, यहाँ सामने 3 और इसको 4, इस प्रकार से इसको संतुलित करते हैं। उसके बाद आता है पारी कोक, जो कोयला डाला गया है ना उसमें, साथ में आप लोगों ने देखा भर्जित अयस्क, चूना पत्थर और कोयला डाले थे। तो जो कोक, जो कोयला होता है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आप देखेंगे क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना करके अलग हो जाता है। और ये प्रक्रिया 400 से 900 डिग्री के आसपास होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर से कोक से अभिक्रिया करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से अभी भी जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। इस प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बन जाती है। अब जो ऑक्साइड अयस्क है, तो लोहे का ऑक्साइड अयस्क जो हम यहाँ पास लिया हुआ है Fe2O3, जो हेमेटाइट है। तो हेमेटाइट अयस्क और साथ में जो कार्बन मोनोऑक्साइड हम बोल रहे हैं, वो आपस में अभिक्रिया करके आयरन जो है अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बन जाता है। इसे संतुलित इस प्रकार से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पास Fe2 है, तो यहाँ सामने मैं 2 लगा लेता हूँ। अब यहाँ 3 लगा लेते हैं और इधर भी
3 लगा लेते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे ये प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाती है। तो ऑक्साइड अयस्क जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके आयरन अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। पुनः जो है हेमेटाइट और कोक क्रिया करती है। उसके बाद पुनः जो है हेमेटाइट और कोक आपस में क्रिया करते हैं। तो हेमेटाइट Fe2O3 और कोक जो है आपस में क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड, इस प्रकार से भी अभिक्रिया उसके अंदर चलती है। इसे भी संतुलित कर लेते हैं। यहाँ 3 और यहाँ भी मैं 3 लगा लेता हूँ। इस प्रकार से ये क्रिया होती है। उसके बाद जो चूना पत्थर हमने डाला है, वो चूना पत्थर किस प्रकार से क्रिया करती है, तो देखिए दोस्तों, चूना पत्थर का विघटन 900 से लेकर के 1200 डिग्री के आसपास होता है। और ये चूना पत्थर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का फार्मूला होता है। इसे गर्म किया जाता है और ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब जो अभी भी अशुद्धियाँ लोहे में बची हुई है, उस अशुद्धि को निकालने के लिए इस क्रिया जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर है, वो बहुत जो है कारगर सिद्ध होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो बना हुआ है, वही कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। यही जो है कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पास हम ले रहे हैं, उसे गालक कहा जाता है। गालक मतलब अशुद्धि दूर करने वाला, ठीक? और ये जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपको दिख रही है, वो अशुद्धि है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है? ये कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, CaSiO3। इस प्रकार से जिसे हम धातुमल या अंतिम में आपने देखा किस प्रकार से लोहे से अशुद्धियाँ निकली, यही धातुमल कहलाता है दोस्तों। उसके बाद ये अभिक्रिया होते-होते लगभग भट्ठी का तापमान जो है 1200 से लेकर के कितना हो जाता है? 1200 से 1600 डिग्री के आसपास इसका ताप जो है भट्ठी का बढ़ जाता है। इस प्रकार से इस अवस्था में जो लोहे है पिघली हुई अवस्था में हमको मिलती है। और सबसे नीचे तली में जो है लोहा इकट्ठा होता है, उसके ऊपर अशुद्धि जो है ना कैल्शियम सिलिकेट, उसे अलग कर लिया जाता है और लोहे को अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार से जो लोहा होता है उसको हम कच्चा लोहा कहते हैं। कैसे क्या कहा जाता है? कच्चा लोहा। इंग्लिश में कहें तो इसी को जो है पिग आयरन कहा जाता है। उसके बाद इसे अलग-अलग प्रक्रियाओं के द्वारा शुद्ध किया जाता है और अलग-अलग प्रकार के लोहा जो है बनाया जाता है। और लोहा बनाते हैं तो एक तो होता है भाई ढलवा लोहा और दूसरा होता है पीटवा लोहा। ये लोहे के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। इस प्रकार से लोहे के धातु कर्म के अंतर्गत लोहे बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है और इसी रासायनिक अभिक्रियाओं को आपको परीक्षा में लिखना है और यही रासायनिक अभिक्रिया जो है महत्वपूर्ण होते हैं। अब आइए पढ़ते हैं संक्षारण के बारे में। संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो क्रियाशील धातुएं होती है वो ऑक्सीजन या फिर नमी से, नमी मतलब जल के जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, उससे क्रिया कर लेती है और क्रिया करके क्या बना लेते हैं? उनके यौगिक में परिवर्तन हो जाते हैं। वो जो है उनके यौगिक बना लेते हैं, जैसे ऑक्साइड वगैरह जो है वो बना लेते हैं। तो आपने देखा होगा अधिकतर लोहे का जंग देखा होगा, तो जिंक है, एल्यूमीनियम है या आयरन लोहा, है ना? ये ऑक्साइड बना लेते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है और एक सामान्य भाषा में बोले तो हम लोग उसको जंग के नाम से जानते हैं। जंग लगना जैसे लोहे में जंग लगता है ना, यही जो है संक्षारण कहलाता है, जिसे इंग्लिश में कोरोजन कहा जाता है। अब ये संक्षारण की प्रक्रिया किस प्रकार से धीमी-धीमी किसी चीज़ में होती है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पास बनाया हुआ है, आपको नीचे दिख रहा होगा। इसको मान लेते हैं ये एक लोहे का रॉड है, जो बाहर कहीं पड़ी हुई है। इस लोहे का रॉड जो है जिसका फ़ॉर्मूला होता है Fe आयरन है ना? ये आयरन किस प्रकार से अपने आप Fe2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो है दे करके इस प्रकार से और ये जो है एनोड में यह अभिक्रिया होती है। अपने आप नमी के कारण वातावरण में नमी होने की वजह से लोहा जो है एक एरिया जो है उसका एनोड और दूसरा एरिया जो है कैथोड में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। तो कैथोड में यही प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? तो इसके द्वारा जो आप देख पा रहा होगा यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है दूसरे एरिया में, है ना? धातु होने की वजह से। और वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एरिया में पहुँचता है, उसी इलेक्ट्रॉन को आप देखेंगे क्या होता है, जो जल के अणु हैं, वो जल के अणु ग्रहण कर लेता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और
क्या बना लेता है वो? ये मिल करके बना लेता है 2OH, हाइड्रॉक्सिल आयन बना लेता है। इसी प्रकार से ये हाइड्रॉक्सिल आयन लोहे के साथ जब मिलता है, तो लोहे के साथ मिल करके क्या बना लेता है ये? ये लोहे के साथ मिल करके जो आयरन ऑक्साइड और XH2O मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित हो जाता है। यही जो है लोहे का क्या है? जंग है दोस्तों। इस प्रकार से लोहे का जंग बनता है। अब आइए इसको एक सरल तरीके से हम देखते हैं किस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है एनोड और कैथोड में चलती है। तो देखिए, एनोड पर जो आयरन होता है ना, वो Fe2+ में परिवर्तित हो जाता है। तो किस प्रकार से परिवर्तित होता है आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पास। आयरन जो है Fe2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से वो 2+ में परिवर्तन हो जाती है। उसी प्रकार से कैथोड में जो 2 इलेक्ट्रॉन निकली हुई है, उस 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में OH- आयन बनते हैं। तो किस प्रकार से बनते हैं? तो देखिए, जल के अणु जो है H2O और हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2OH- में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से 2OH- जो है उसको आयरन जो है लेकर के इस प्रकार से मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पास बना हुआ है, इसको हम साधारण एक लाइन में लिखने की कोशिश किए हैं। तो FeOH होल ट्वाइस जो प्राप्त किया है ये वाला, ठीक है? इसको प्राप्त करके यहाँ पास क्या हुआ? ये फेरिक हाइड्रॉक्साइड में परिवर्तन हो गया। फेरिक हाइड्रॉक्साइड और हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ पास है और H2O। H2O जब तीनों आपस में अभिक्रिया किए तो क्या बनाया लिए यहाँ पास? फेरिक ऑक्साइड और XH2O। जो XH2O जो है ना, वही है नमी का और ये फार्मूला होता है जंग का। इस प्रकार से जंग बनता है दोस्तों। ये जंग की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा किस प्रकार से जंग लगती है, उसे मैंने बताया। अब जो जंग लगने की प्रक्रिया है, उसको किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, धातु को किस प्रकार से बचा सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो जंग लगने की जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करने के लिए हम धातु के ऊपर जो है पेंट करके कर सकते हैं, ठीक है? पेंट लगा करके। दूसरा है ग्रीस या ऑयल लगा करके। तो मशीनरी चीज में ग्रीस या ऑयल जो है हम लगाते हैं। उसी प्रकार तीसरा है विद्युत लेपन द्वारा। लोहे के ऊपर टीन, निकेल, क्रोमियम की धातु की परत चढ़ा करके विद्युत लेपन विधि के द्वारा जो है ये परत चढ़ाया जाता है, ठीक है? उसी प्रकार से अधिक सक्रिय धातु को गैल्वेनीकरण के द्वारा लोहे पर चढ़ाकर, तो गैल्वेनीकरण एक विधि है, उसके द्वारा भी विद्युत अपघटनी सेल के जैसे ही प्रक्रिया इसमें भी चलती है। इसमें भी अधिक सक्रिय धातु को लोहे पर चढ़ाया जाता है, ठीक है? तो उदाहरण के लिए जो है जिंक, जिंक अधिक सक्रिय है, तो इसको चढ़ा दिया जाता है लोहे पर। और लोहे पर चढ़ाने पर क्या होता है, जो जंग लगने की प्रक्रिया है ना, तो सबसे पहले किस पर लगेगी? जिंक पर। और जिंक लगते-लगते लोहा जो है बच जाता है और जब लोहे तक बारी आती है तो फिर से इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है। इस प्रकार से धातु को बचा लिया जाता है। तो इस प्रकार से जंग लगने की प्रक्रिया को हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब आइए पढ़ते हैं मिश्र धातु के बारे में। मिश्र धातु क्या होता है, उनके उपयोग क्या होते हैं और कुछ मुख्य मिश्र धातु के बारे में देखेंगे। मिश्र धातु। तो मिश्र धातु जो है इस प्रकार की धातुएं होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के धातुओं को आपस में मिला करके बनाया जाता है। तो मिश्र धातु को मिलाने का, बनाने का औचित्य ये होता है दोस्तों, उसे अधिक उपयोगी बनाना। तो जैसे स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील जो है किसका बना होता है? वो बनता है लोहा का। तो लोहे से जो है आप खाना नहीं खा सकते लोहे के बर्तन में, है ना? तो क्या किया जाता है? उसको अधिक उपयोगी बनाने के लिए, उसमें जंग ना लगे ऐसा बनाने के लिए जो है, उसे उसमें कुछ अशुद्धियाँ, अशुद्धि बोले तो उसमें कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है? और निकेल मिलाया जाता है, ठीक? इस प्रकार से क्रोमियम मिलाया जाता है और शेष जो है धातु होता है। इस प्रकार से उसे हम बर्तन बना सकते हैं, ठीक? इसी प्रकार से बहुत सारे जो है मिश्र धातु है, इनके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बीच-बीच में। जैसे पीतल, पीतल मिश्र धातु है उसमें कॉपर जो है 60 से 80% रहता है और जिंक 40 से 20%। तो इसका क्या उपयोग होता है? बर्तन बनाने में इसका उपयोग होता है। उसी प्रकार काँसा है, कॉपर 75 से 90% और टीन जो है 25 से 10%। इसके सिक्के बनाए जाते हैं काँसा का, बर्तन बनाया जाता है, मूर्तियाँ बनाते हैं। उसी प्रकार जर्मन सिल्वर, इसमें कॉपर मिला रहता है 50%, जिंक मिला रहता है 25% और निकेल 25%। तो इसके बर्तन, सिक्के, आभूषण बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से मैग्नीशियम, तो इसमें जो है
मैग्नीशियम मिला रहता है 5% और एल्यूमीनियम मिला रहता है 95%। तो वायुयान या ढांचा निर्माण में इसका उपयोग होता है। बेल मेटल, बेल मेटल में कॉपर मिला रहता है 80% और टीन मिला रहता है 20%। घंटियाँ बनाने में, स्कूल में जो घंटी बनती है ना, वो इसी बेल मेटल का बना हुआ रहता है। अब गन मेटल, देखिए गन मेटल कॉपर 87%, जिंक 3% और टीन 10%। ये इंजीनियरिंग सामान बनाने के उपयोग होता है। उसी प्रकार से सोल्डर, रांगा जिसको कहा जाता है, इसी से सोल्डरिंग करने का काम करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक सामान को। मतलब तार जो है कहीं टूटा-फूटा रहता है इलेक्ट्रॉनिक चिप में, तो इसी के द्वारा सोल्डर का ही उपयोग किया जाता है। टीन 50% से 75% और लेड 50 से 25%। धातुओं के तारों को जोड़ने में, सोल्डरिंग करने में इसका उपयोग होता है। ड्यूरेलेमिन, एल्यूमीनियम 95%, कॉपर 4%, मैग्नीशियम 0.5 और मैग्नीज 0.5%। वायुयान, हेलीकॉप्टर, जेट विमान निर्माण में इसका उपयोग होता है। किसका? ड्यूरेलिमिन का। उपयोग भी अगर आया एग्जाम में तो आप जान सकते हैं। उसी प्रकार स्टेनलेस स्टील का बर्तन बनाने में उपयोग होता है। क्रोमियम 11.5%, निकिल 2% और कार्बन एकदम कम मात्रा में मिलाया जाता है। शेष जो होता है क्या होता है? लोहा, है ना? Fe मतलब आयरन, लोहा। एल्निको, एल्यूमीनियम 12%, कोबाल्ट जो है 5%, निकिल 20% और शेष जो है आयरन होता है। ये स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग होता है दोस्तों। कभी-कभी एग्जाम में आता है। एल्निको जो है इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग में आता है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।